की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टियां जीत का दावा करने लगी हैं। इधर कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैली, रोड शो पर बैन लगा दिया है। आयोग ने पॉलिटिकल पार्टियों से डिजिटल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार करने को कहा है। इधर चुनाव के ऐलान के साथ ही लखनऊ की सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाए जाने शुरू हो गए हैं। चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारी शहर में जगह जगह लगे बैनर, पोस्टर को हटा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कल चुनाव आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। ये तस्वीरें हम आपको देखिए किस तरह से लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर बैनर, पोस्टर हटाए जाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। क्योंकि 15 जनवरी तक आपको बता दें, चुनाव आयोग ने रैली, रोड शो, तमाम चीजों पर बैन लगा दिया है। और कल चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद से ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, देश की आपको बता दें कि जिस तरह से 5 राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं, उसको लेकर अब ये लखनऊ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बैनर, पोस्टर हटाने का काम जो है वो शुरू हो गया है। वहीं सड़कों से बैनर, पोस्टर हटाने पर सीएम योगी और अखिलेश के बीच डिजिटल वॉर शुरू हो गया है। अखिलेश ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको बता दें। वो जो वादे करके मुखर गए, उनके झूठ के पुतले उतर गए। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी। वहीं अखिलेश के ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ ने भी डिजिटल पलटवार किया है, जवाब दिया है। अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो भी आपको दिखा दें। बबुआ बता रहे हैं कि बीजेपी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हावी है। दरअसल अब बबुआ पर हार का डर हावी है। खैर, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो, अब आपकी रेलगाड़ी छूट चुकी है। तो देख सकते हैं किस तरह से ट्विटर पर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ में जुबानी जंग जो है शुरू हो गई है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, जिसमें वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया और जवाब दिया कि बबुआ पर हार का डर जो है वो हावी हो रहा है। उधर डिजिटल चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव नाराज हैं और चुनाव आयोग के ऐलान के ठीक बाद अखिलेश ने रैली और रोड शो पर लगी रोक का विरोध किया। इसका जवाब बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत ने दिया। वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को तो सहयोग करना चाहिए, चाहे वो चैनल के माध्यम से विपक्ष के लोगों को समय ज़्यादा दें, फ्री में समय मिले। ये अगर इलेक्शन कमीशन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आप देख सकते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। तमाम उनके साथ और भी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारे की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आपको मौजूद नजर आ रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। जाहिर सी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो अरदास मांग रहे होंगे, जो दुआ मांग रहे होंगे, वो यही है कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी को सत्ता मिले। क्योंकि दावा बीजेपी ने कहा इस बार जो किया है, उसके मुताबिक बीजेपी ने जो दावा किया है उसके मुताबिक यूपी में बीजेपी 300 के पार सीटें जीतने जा रही है। और इस बार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री का चेहरा है। क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था तो सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। आखिर में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जो था वो चेहरा थे, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ इन विधानसभा चुनावों में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो हैं वो डबल इंजन सरकार विकास कर रही है, अपनी रैलियों में दावा कर चुके हैं। और ये तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर गुरुद्वारे में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गुरुद्वारा नाका हिंडोला सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और हम कह ही रहे हैं कि
जो अरदास होगी, दुआ यही होगी कि 10 मार्च से जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहे हैं उसमें बीजेपी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिले, क्योंकि कल चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई जिसके मुताबिक यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव जो है वो 10 फरवरी से शुरू होगा और 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल आज सुबह की ये पहली तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की हम आपको दिखा रहे हैं। कल चुनावों की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में गुरुद्वारे में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि 10 फरवरी से पहले चरण का मतदान जो है वो शुरू होने जा रहा है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुद्वारा पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुद्वारा नाका हिंडोला से, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अखिलेश भले ही डिजिटल मीडिया पर चुनाव प्रचार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो अभी से ही चुनाव में जीत का दावा भी पेश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 10 मार्च बीजेपी की विदाई का आखिरी दिन होगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस का ऐलान हो गया है। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब जबकि ऐलान हो गया है, क्या आपको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के आप सड़कों पर उतरे, भीड़ खूब भारी हुई और अब ऐलान के बाद क्या सिचुएशन दिख रहे हैं? जो उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन मिला था विजय रथ में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, 10 मार्च भारतीय जनता पार्टी का विदाई का दिन होगा। इन्होंने पिछले 4.5 साल में ना अपना संकल्प पत्र पूरा किया है, जो वादे किए हैं थे जनता को, वो वादे नहीं पूरे किए। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न नौजवानों को बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल पाया। कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। कोरोना में किस तरीके से दवाई के लिए, बिस्तर के लिए, ऑक्सीजन के लोग भागते रहे। आज भी कोरोना में कितने लोगों की जान गई सरकार नहीं बता रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। बड़े पैमाने पे बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ घटनाएं घटी हैं। सरकार आज भी सूची नहीं जारी कर पा रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए तैयार है। हर वर्ग के लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। वर्चुअल रैली का क्या विकल्प होगा सर? कई सारी बंदिशें भी हुई हैं। वर्चुअल रैली इंपॉर्टेंट है, आप खुद टेक्निकल आदमी हैं, तो क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? जहाँ तक वर्चुअल रैली के लिए जो इलेक्शन कमीशन ने नियम बनाए हैं, उन सभी नियमों का पालन समाजवादी पार्टी करेगी और कोशिश करेगी वर्चुअल रैलीज के माध्यम से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जनता तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सक्षम भी हैं, लेकिन और दल ऐसे भी हैं जो वर्चुअल रैलीज नहीं कर पाएंगे या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास नहीं है कि वर्चुअल रैलीज कर सकें। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को उन दलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पंचायत चुनाव भी पूरे प्रदेश ने सर देखे थे, ये इलेक्शन भी है, अधिकारी अभी भी वही हैं। क्या कोई रोड मैप स्पेशल तय करेगी समाजवादी पार्टी? इलेक्शन कमीशन में जिस तरीके से बेईमानी की भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से माताओं बहनों के कपड़े फाड़े गए, उनकी साड़ी छीन ली गई, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। इसलिए ऐसे अधिकारी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया, उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 10 मार्च को कौन आ रहा है? 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होना तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया और फिर से यूपी में सरकार बनाने का दावा किया। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का यह महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर किसी राज्य पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हुई हैं तो वो है उत्तर प्रदेश। और इस वक्त हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बातचीत करने के लिए मौजूद है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। बहुत धन्यवाद आपका। पहला सवाल यही है, अखिलेश यादव ने जी सीधा दावा किया है कि 10 मार्च बीजेपी के विदाई का दिन होगा। आपका दावा और वादा? मैं समझता हूं कि ये 10 जो फरवरी है, 10 मार्च है, वो बीजेपी की बधाई का दिन होगा और विपक्ष की विदाई का दिन होगा। और लोग बधाइयां देते हुए बीजेपी के अगले, मैं समझता हूं, कई और कार्यकाल की कल्पना करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगी और जो विपक्ष है ये अपना पिछला जो इनका रिकॉर्ड है, जो अंक प्राप्त किए थे पिछले चुनाव में 2017 में, वो उससे नीचे होंगे। और दूसरी चीज मैं और आपको कहना चाहूंगा कि नंबर 2 पे कौन होगा ये अभी निश्चित नहीं है। बीजेपी नंबर 1 पे होगी। नंबर 2 के लिए अभी तय नहीं है कि कौन सी पार्टी आएगी। और निश्चित मानिए कि जो लोग अपने दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अप्रत्याशित परिणाम होंगे और उनका ग्राफ काफी नीचे होगा। उत्तर प्रदेश सांप्रदायिकता, जातिवाद से अब उभर चुका है। अब यहाँ इस प्रकार का कोई भी जो कुछ है वो उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश अब केवल विकासवाद की अवधारणा पर आगे चल रहा है। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो विधानसभा का ये चुनाव का परिणाम होगा वो देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित करेगा। भारतवर्ष में जो बीजेपी की सरकार है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जिसने आपस में एक अच्छा समन्वय स्थापित करके जो काम किया है वो मैं समझता हूं कि उसके शुभ परिणाम जनता को देखने को मिले हैं। और विगत दिनों जो जन विश्वास यात्रा बीजेपी की निकली है, मैं समझता हूं कि 75 के 75 जिलों में जो उत्साह और जो कार्यकर्ताओं का जुनून दिखा है, और उनके अलावा जो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत मतदाता नहीं थे, उन लोगों का भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस प्रकार से एक उत्साह और विश्वास दिखा है, मैं समझता हूं कि आने वाला जो चुनाव का परिणाम होगा वो विपक्ष के लिए निराशाजनक होगा और विपक्ष की विदाई का होगा और भाजपा की बधाई का होगा। ठीक है। और जो भी कल्पना कर ले, मुझको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सपने इन दिनों देख डाले हैं। उनके सपने मैं समझता हूं वो दिवा स्वप्न थे और उनको अब भविष्य में रात के भयावने सपने जरूर आएंगे 10 फरवरी के बाद। क्योंकि जनता के लिए जो काम जिसने किया है, कोरोना के 1.5 सालों में जो लोग गायब रहे हैं, जो लोग के ना तो पार्टी के कार्यकर्ता, ना उनके नेता, ना स्वयं बड़े नेता जो भी हैं, चाहे जो दल हो, वो लोग गायब रहे हैं, अपने चुनाव क्षेत्र तक में नहीं गए हैं और केवल गठजोड़ करते रहे जाति का और संप्रदाय का, और उनके गठजोड़ के साथ में तुष्टीकरण करके लोगों को विभाजित करने का काम करते रहे। हैदराबाद से बुलाकर एक विशेष दल को, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसलिए छोड़ा कि जो बातें पिछले जहर उगलने की जो कुछ दल किया करते थे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए और तुष्टीकरण के लिए, आपकी वो सीधे ना करके दूसरे दलों के माध्यम से यहाँ पर करा रहे हैं और जो भी सांप्रदायिकता के तौर पे बांटने का षड्यंत्र कर रहा है, और मैं समझता हूं जाति के आधार पर जो बांटने का षड्यंत्र कर रहे हैं वो लोग असफल होंगे। और उत्तर प्रदेश में विकासवाद की जो बयार चली है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि सुफल एक अच्छे परिणाम परिणित होंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। और मैं फिर से दोहराऊंगा कि चुनाव आयोग ने इस प्रकार से एक रणनीति रची है कि शांतिपूर्वक और एक निष्पक्ष चुनाव कैसे संपादित हो सके। बीजेपी की तरफ से पूरा सहयोग चुनाव आयोग को मिलेगा और चुनाव आयोग ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए होंगे उसके द्वारा पूरा उसका अक्षरशः अनुपालन हमारी पार्टी करेगी। और हम इस बात को कह सकते हैं कि बीजेपी एक ऐसा दल है जिसके पास सोने ऐसा कार्यकर्ता है, जिसके पास समाज के प्रति समर्पित होने वालों की एक बहुत बड़ी टीम है और जिनके पास ऐसे लोग हैं जो अपने लिए नहीं समाज के लिए जीते हैं। और इसका उदाहरण मिला था कि जब कोरोना के संक्रमण काल में व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए छिप रहे थे और विपक्ष के नेता अपने घरों के अंदर डूबते हुए थे। कुछ बड़े नेता तो जो राजनीतिक पर्यटन यात्रा पर निकलकर दिल्ली से अपने सब परिवार
अपने आदरणीय भाई और आदरणीय बहन जी भी आती हैं दिनेश जी, अगला सवाल ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के दौरे पर। वो लोग भी घर से नहीं निकले, केवल वैक्सीन आ नहीं सकती, विदेश से वैक्सीन मंगा लो, इस प्रकार के चर्चाएं हो रही थी। उत्तर प्रदेश के एक राजनेता दिनेश जी की वैक्सीन, मोदी की वैक्सीन, दिनेश जी आपकी तैयारी तो पूरी है, आपकी तैयारी तो बेशक पूरी होगी, और जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि रैलियां नहीं होंगी, रोड शो नहीं होंगे, तो अब विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रहे हैं, खासकर अखिलेश यादव, कि भाई आपने ये पूरी प्लानिंग के तहत किया है। पीएम मोदी पिछले 48 दिनों में 13 रैलियां कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और अब हमारी जब बारी आई तो आपने रैलियों पे, रोड शो पे बैन लगा दिया है। मुझको लगता है कि आपके माध्यम से ऐसे आरोप लगाने वालों से आपको प्रश्न करना चाहिए था कि आपको रैली करने से किसने रोका था। हाँ, ये बात अलग है कि जनता आपके रैली में नहीं आ पा रही थी, और आप 3-3, 4-4 जिलों की मिला के रैली करते थे, तब भी बामुश्किल से जो हमारी एक विधानसभा की, एक मंडल की रैली होती थी, सभा होती थी, उसके बराबर आप भीड़ कर पाते थे। आप सब 1-2 दल तो ऐसे हैं जो एक भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे थे। ये जनता को आप दोष क्यों दे रहे हो? चुनाव आयोग को दोष क्यों दे रहे हो? चुनाव आयोग ने तो सबके लिए समान व्यवहार रखा है। अगर आप कोरोना के समय नहीं गए जनता के बीच में, इसमें चुनाव आयोग का क्या दोष? अगर आपने जनता के लिए काम नहीं किया, इसमें चुनाव आयोग का क्या दोष? अगर आपकी रैली नहीं हो पा रही थी, सबको समान अवसर थे, आप खुद कह रहे हो कि फलाने ने इतनी रैलियां की और इतनी रैली में लाखों लोग आए, तो आप उतनी रैली के आदि भी आप कर लेते, क्योंकि आपके पास न तो कार्यकर्ता था, न तो आपके पास में सिद्धांत और नीति और कोई आपका विजन था, और न ही कोई जनता का आपके प्रति समर्थन था। नहीं, तो लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि आप सत्ताधारी पार्टी हैं, आपके पास ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड है, आपके पास ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इतने जल्दी कैसे ये डिजिटल चुनावी कैंपेन करेंगे? कैसे विपक्षी पार्टियां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगी डिजिटल कैंपेन के लिए? देखिए, हम तो बड़े बड़े बयान सुन रहे थे नेताओं के कि हम तो कंप्यूटर जानते हैं, और वो तो उल्टा लोग आरोप लगा रहे थे कि योगी जी तो कंप्यूटर छू भी नहीं सकते, जान भी नहीं सकते। वो लोग तो पहले कह रहे थे बीजेपी डिजिटल क्या जाने, आज वो कह रहे बीजेपी ही डिजिटल जान रही। डिजिटलाइजेशन के लिए 7 साल पहले जो महाअभियान माननीय मोदी जी ने गांव-गांव और शहर चलाया है, उससे सब लोग आच्छादित हुए हैं, सभी दल के लोग आच्छादित हुए, सभी विचारधाराओं के लोग आच्छादित हुए। उसमें ये कह देना कि तो बीजेपी के लोग के लिए है, ये मैं समझता हूं ये हास्यास्पद है, और ये अज्ञानता का भाव प्रदर्शित करता है। अब मुझको लगता है कि ये पहले से हारने का, जैसे ठीकरा लोग करते थे, पहले ईवीएम को तलाशते थे, अब ईवीएम नहीं मिल रहा है, तो अब पहले वो सरकारी तंत्र को दोषी देते थे, वो नहीं मिल रहा है, तो अब उनको एक नया सुगुफा मिल गया है कि हार जब जाएं तो 10 तारीख की शाम को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो ये कह दें कि हम डिजिटल नहीं कर पाए थे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की निराशावादी बातें चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने का जो कार्य है वो उचित नहीं है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पे किसी को भी कोई आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश होते हैं और जो न्यायालय के दिशा निर्देश होते हैं वो सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, उसमें पक्षपात या भेदभाव का कोई अंश नहीं हुआ करता। ये जो भी उनके निर्देश हैं वो बीजेपी के लिए भी हैं और अन्य दलों के लिए भी हैं। अगर अन्य दलों ने अपने को विकास के साथ में नहीं जोड़ा है, अन्य दलों ने अपने को आधुनिकता के परिवेश में जो चलने वाली प्रगति है उसके साथ में बांधने की कोशिश नहीं करी है, तो ये उनका दुर्भाग्य। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिए, दुर्भाग्य आखिर में ये बता दीजिए दिनेश जी, वालों के लिए आखिर में ये बता दीजिए कि इन चुनावों में बीजेपी का मेन मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या विकास? किसको आप सबसे ऊपर रखेंगे? देखिए, मैं हमेशा आपको बता दूं, बीजेपी ने कभी भी राम मंदिर, काशी विश्वनाथ या किसी अन्य नहीं है। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थोड़ी सी कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है, तो दावा ये कर रहे हैं दिनेश शर्मा कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार आए, और एक बार फिर वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जो सीटें आएंगी वो 325 के पार आएंगे। अखिलेश वहां पे दावा कर चुके हैं कि इस बार अखिलेश यादव 400 से ज्यादा सीटें यूपी में जीतने का दावा कर चुके हैं। अब इन दावों का, वादों का क्या होगा, ये तो नतीजे बताएंगे जो 10 मार्च को आएंगे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,59,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना से 327 मरीजों की मौत हुई है। कल कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे बैठक करने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 151 करोड़ 58 लाख कोरोना वैक्सीन लोगों को लग चुकी है। तो देश में कोरोना के मामले बीते 24 घंटे में आपको बता दें 1,59,000, कल तक यह आंकड़ा था 1,41,000, यानी लगातार प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले एक महीने पहले यह आंकड़ा 10,000 से भी कम का था और ठीक एक महीने बाद कोरोना के आंकड़े 1.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेलगाम होती जा रही है। कोरोना के बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू होकर सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। शनिवार को दिल्ली में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए मामले आए। दिल्ली में पहले से ही रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसलिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान लोगों को बिना वजह घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही आ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और इमरजेंसी है तो वैलिड आईडी कार्ड के साथ बाहर निकल सकते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के बाजारों में क्या स्थिति नजर आ रही है वो तस्वीरें दिखाने के लिए हम पहुंचे हैं। दिल्ली के बड़े बाजारों में शुमार सदर बाजार देखेंगे आप। सदर बाजार में फिलहाल सभी दुकानें नजर आ रही हैं, बंद नजर आ रही हैं और सदर बाजार आइसोलेशन में रहा। आप सबकी खूब दुआएं मिली, आपका खूब आशीर्वाद मिला, आपकी सबकी शुभकामनाएं आ रही थी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे लगभग 2 दिन बुखार रहा, उसके बाद मैं ठीक था लगातार, लेकिन जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से मैं 7-8 दिन होम आइसोलेशन में रहा। अब मैं वापस आप सबकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिल्ली में जो कोरोना की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है उसको लेके मैं हमेशा से चिंतित था। हालांकि मैं होम आइसोलेशन में था, लेकिन फ़ोन के ऊपर मैं लगातार अपने सभी ऑफिसर्स से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, हेल्थ मिनिस्टर से, सबसे लगातार संपर्क में था। जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं और जिस तरह से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है उसके ऊपर मैं नज़र रखे हुए था। दिल्ली के अंदर जो कोरोना की, पूरे देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, दिल्ली में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं देख रहा था कि कल वाला जो हेल्थ बुलेटिन था उसमें लगभग 20,000 के करीब केसेस आए थे और आज शाम को जो हेल्थ बुलेटिन आएगा उसमें लगभग 22,000 केसेस, पिछले 24 घंटे के 22,000 केसेस आएंगे। तो डेली बहुत तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय तो है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, घबराने की बात नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ घबराने की बात नहीं है तो मैं सारा डेटा एनालाइज करके बोल रहा हूँ। पिछली जो वेव आई थी अप्रैल मई में, उसमें 7 मई को इतने ही डेली केसेस आते थे, 20,000 के करीब। जैसे अभी 20,000 केसेस आए, कल 20,000 केसेस पर डे डेली केसेस आए। 7 मई को भी 20,000 केसेस आए थे पिछली वेव में, लेकिन 7 मई को 341 मौतें हुई थी। 341 मौतें। लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो 7 मौत हुई हैं। एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कंपैरिजन में केवल 7 मौत हुई हैं। 7 मई को जब 20,000 केसेस आए थे तो लगभग 20,000 बेड्स दिल्ली में भरे हुए थे, लेकिन कल जब 20,000 केसेस आए हैं तो लगभग 1,500 बेड केवल दिल्ली में भरे हुए हैं। तो उस तरह से इस वेव के दौरान डेथ भी काफ़ी कम हो रही हैं और लोगों को अस्पताल जाने की भी काफ़ी कम ज़रूरत पड़ रही है।
ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा? हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो, अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो अभी थोड़े दिन, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है, उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी ख़तरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया, तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जानकारी दी कि वो कोरोना से ठीक हो गए हैं और साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसको लेकर वो काफी चिंतित थे और तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 22,000 कोरोना के मामले दर्ज किए गए। हालांकि उन्होंने लोगों से नहीं घबराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं आंकड़ों के साथ ये कह रहा हूं कि अभी जितने भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा गंभीर मामले नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों से अपील की कि आप घर से जब भी निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और साथ में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार की अभी लॉकडाउन लगाने को लेकर किसी तरह से कोई मंशा नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल कोरोना से ठीक होकर लौट आए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए उन्होंने अपने ठीक होने की जानकारी भी दी। वहीं आपको बता दें कि आज दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिस तरह से लगातार देश और देश की राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और 2 दिन का जो वीकेंड कर्फ्यू है वो दिल्ली में जारी है। आज रविवार का दिन है, इसलिए अमूमन सड़कों पे गाड़ियां थोड़ी कम है, लेकिन दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से तैनात है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू का बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि 10 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और इसमें जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं उन्हें ही सड़कों पे आने जाने की इजाज़त दी जा रही है, या जो वाजिब वजह बता रहे हैं उनका बाकायदा पुलिस आई कार्ड चेक कर रही है और लोगों से वाजिब वजह जानने के बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की तरफ जाते हैं और यहाँ पर लगातार तमाम जो अधिकारी हैं पुलिस के वो भी यहाँ पर वॉच करते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर का इलाका है और जिस तरह से सरकार ने, डीडीएमए ने लगातार कई गाइडलाइन बनाई है कि लोग बेवजह घरों से ना निकले, उनके चालान किए जाएंगे, उसको देखते हुए यहाँ पर पुलिस को पूरी तरह से तैनात किया गया है। यहाँ से कई गाड़ियाँ जो हैं पूरे दिन
दिल्ली में एंट्री करती हैं और दिल्ली की कई गाड़ियां नोएडा में एंट्री करती हैं, इसलिए बाकायदा यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस चेक कर रही है। जिन लोगों के पास पास है उनसे बोले जा रहे हैं कि वो अपने पास दिखाएं। और अब रुक करते हैं मुंबई का। मुंबई में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले आए हैं, लेकिन लोग कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना केस पर काबू पाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी भी कर दी हैं। आज रात 12 बजे से नियम लागू होंगे। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू और सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लगा दी गई है। तो मुंबई में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि मुंबई के कई इलाकों में सब्जी मंडी की बात करें तो वहां पर लोग अब भी बेपरवाह लापरवाह नजर आए। लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल वहां पर नहीं रखा गया था। मुंबई में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए। मुंबई में दिन प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ते जा रही है। कल भी मुंबई में 20,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज पाए गए हैं। लगातार 3 दिनों से जो मुंबई है उसमें 20,000 से ज़्यादा कोरोना के आंकड़े जा रहे हैं। वहीं लगातार मुंबई में जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है, चाहे वो सार्वजनिक जगह हो, चाहे वो मुंबई के मार्केट हो। लगातार वहां पर लोगों की भारी भीड़ जो है उमड़ रही है। इस वक्त हम मुंबई के दादर सब्जी मंडी में मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं ये दादर की सब्जी मंडी है और यहाँ पर लोगों की किस तरीके की भीड़ है। लगातार सरकार लोगों से कह रही है कि लोग जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाए, अगर जरूरत ना पड़ने पे अपने घर पे रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस दादर सब्जी मंडी में किस तरीके की भीड़ है। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। मुंबई में भीड़ बढ़ते जा रही है। कोरोना का संकट लगातार मुंबई पे मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने नई गाइडलाइंस के तहत आज रात 12 बजे के बाद रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और सुबह 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक धारा 144 लागू रहेगी, जिसके तहत 5 लोगों से ज्यादा जो है इकट्ठा होकर नहीं खड़े रह सकते। और ये सारे जो गाइडलाइंस है वो इसीलिए ली है क्योंकि मुंबई में लगातार जो है भीड़ बढ़ते जा रही है। कोरोना का संकट जो है मुंबई पे लगातार मंडरा रहा है। वहीं देश के संसद भवन में भी कोरोना विस्फोट हुआ है। जनवरी 6 और 7 तारीख को संसद भवन के स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो देश के संसद भवन पर भी देखिए किस तरह से कोरोना के मामले वहां पर भी सामने आए हैं। 400 से ज्यादा लोगों का वहां पर आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट किया गया है। और संसद में आपको बता दें स्टाफ सुरक्षा कर्मियों का जो है वो कोरोना टेस्ट किया गया है। वहीं आपको एक और खबर बता दें, कोरोना में अब बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शुक्रवार से ही सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घर से काम कर रहे हैं और सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही है। सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 17 डॉक्टरों और 6 पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अस्पताल में एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। अस्पताल में हुई कोरोना जांच में 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में अब तक 236 लोगों की आरटी-पीसीआर जांच में 122 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। तो बिहार में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बिहार में कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में कुल 12,000 ऑक्सीजन बेड है, जबकि आईसीयू बेड 721 हैं। बिहार सरकार ने 550 अस्पतालों को कोरोना के इलाज के लिए रजिस्टर किया है, जिनके 25% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। बिहार में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। कोरोना की वजह से महाबोधि मंदिर को बंद कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक बिहार के सभी धार्मिक स्थल को बंद कर दिया गया है। अब 21 जनवरी तक
श्रद्धालु मंदिर नहीं जा सकेंगे। श्रद्धालु मंदिर के बाहर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो कोरोना का असर अब मंदिरों पर भी पड़ रहा है। महाबोधि मंदिर, वहां पर दर्शनों और पूजा अर्चना की रोक लगा दी गई है। तमाम मंदिरों के बाहर ही श्रद्धालु जा रहे हैं और पूजा अर्चना वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अब घिरती हुई नजर आई। पीएम की सुरक्षा मामले की जानकारी प्रियंका को देने पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक दिन पहले ही कहा था कि उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से इस बारे में बातचीत हुई थी और वहां जो कुछ भी हुआ था इस बात की जानकारी उन्होंने प्रियंका को दी थी। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया। तो इसमें क्या है? प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान पर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनसे सवाल पूछ लिया कि उन्होंने इतने संवेदनशील मामले पर किस प्रावधान के तहत प्रियंका गांधी को जानकारी दी है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने प्रियंका वाड्रा को प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के बारे में जानकारी दी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह के संवेदनशील मामले पर मुख्यमंत्री को किस प्रावधान के तहत जानकारी देनी चाहिए। इस बीच चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर फिर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की जान को किसी भी तरह का खतरा नहीं था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई बात है तो महामृत्युंजय का पाठ करवा देते हैं। सब तो ਵੱਡਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪੈਨਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ 'ਚ 3 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ, ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜ੍ਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਪਾਓਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ दुश्मन तो खतरा है तो मैं उन्होंने वास्ते बगला मुखी पाठ खुद कर देना है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने मौसम बदल दिया है। बर्फबारी की वजह से जहां स्थानीय लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वहां घूमने पहुंचे पर्यटकों में खुशी का माहौल है। हालांकि सर्दी बढ़ने के साथ ही वहां रास्तों पर भी बर्फ जमने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में तो सड़कों पर 2 से 3 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, उधमपुर, इन तमाम इलाकों में पिछले 2 दिनों से लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, कांजी, गुंड में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी की वजह से मकान और पेड़ पौधे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए नजर आए। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई दिख रही है। कई जगह गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई दिखाई दी।
काजीगुंड और गुलमर्ग के कई इलाकों में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई नजर आई। स्थानीय लोगों को हालांकि काफी दिक्कतें हो रही हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन घाटी में पहुंचे पर्यटकों के लिए ये मौसम मन की मुराद पूरी होने जैसा है। जो लोग सिर्फ बर्फबारी देखने के मकसद से कश्मीर पहुंचे हैं, वो इस मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। डोडा उधमपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहां भी लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके भी सफेद चादर से ढके हुए नजर आए। पहाड़ी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश जारी है। पहाड़ी इलाकों में तो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कुछ इलाकों में तो 4 फीट तक बर्फबारी हुई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। कई जगहों पर पर्यटक फंस गए हैं। पुलिस ने पर्यटकों को शिमला के ऊपरी इलाकों में गाड़ियां चलाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। बर्फ के कारण सड़कों पर भारी फिसलन है। इस बीच शिमला के खिड़की में फंसे 10 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। बर्फबारी के बाद जहां मनाली में ठंड बढ़ गई है, तो वहीं पर्यटक भी बर्फ का मजा लेने के लिए शहर में आ गए। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जैसे ही बर्फबारी हुई, देश के अलग अलग कोनों से वहां पर्यटक पहुंच रहे हैं बर्फबारी का मजा लेने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं मनाली की है, जहां पर पिछले 24 घंटे से जमकर बर्फबारी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल का पूरा आनंद लिया है।